Jai Hind students, class 11th. We are going to start chapter 16 today, probability यानी प्रायिकता। ये आपके लिए नया नहीं है, आप 9th में भी पढ़ चुके हैं और 10th में भी पढ़ चुके हैं। प्रायिकता यानी कि एक तरह से पॉसिबिलिटी या फिर कह सकते हैं चांसेस, किसी घटना के, किसी इवेंट के होने के चांसेस ही प्रोबेबिलिटी कहलाता है। क्लास 9th में बच्चों जो आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी वो डाटा बेस्ड थी, वो डाटा बेस्ड, उसमें सांख्यिकीय दृष्टिकोण था, इसको हम कह सकते हैं स्टैटिस्टिकल अप्रोच थी वो, है ना। आपको डेटा बना बनाया दिया रहता था और कहते थे कि बस बता दीजिए कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसको सांख्यिकीय दृष्टिकोण कहते हैं, ठीक है। क्लास 10th में जो आपने पढ़ा वो क्लासिकल अप्रोच थी, क्लासिकल अप्रोच थी, यानी कि प्रायिकता का पुरातन सिद्धांत था, आप ये समझ लीजिए। जैसे कि आपको फॉर्मूला सिखाया गया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू एनी अपॉन एन एस, ये फॉर्मूला सिखाया था ना, आपको याद होगा, है ना। आपके फेवरेबल इवेंट्स यानी अनुकूल परिस्थितियां अपॉन टोटल इवेंट्स, ओके। ये दोनों ही जो अप्रोचेस थी बच्चों, एक ना एक जगह जाकर फेल हो जाती है, यानी कि इनकी एक लिमिट है। अब जैसे ये डेटा है, अगर डेटा फाइनाइट है, 10 आंकड़े हैं, 20 आंकड़े हैं, 1000 आंकड़े हैं, तब तो ठीक है। अगर इनफाइनाइट है आंकड़े तो क्या करेंगे, इनफाइनाइट डेटा है तो मुश्किल हो गई ना यहाँ पर। क्लासिकल अप्रोच में क्या है बच्चों, हम ये मानकर चलते हैं कि जो भी आउटकम आएगा वो इक्वली लाइकली होगा। इक्वली लाइकली मतलब कि उसमें कोई बेईमानी नहीं होगी, सबके चांसेस सेम है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए एक कॉइन है, ठीक है, आपने इसको टॉस किया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों के चांसेस 1/2 1/2 हैं, ठीक। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक तरफ से मोटा कर दिया या उसको टिल्ट कर दिया, तो ऐसा उन्होंने कर दिया कि हेड आने के चांसेस तो हो गए 2/3 हो गए और इसके रह गए 1/3, यानी कुछ ऐसा उन्होंने छेड़छाड़ उसके साथ कर दी, ठीक। या फिर आप जो डाई फेंकते हैं ना, पासा, जिसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 6 सरफेसेस होती हैं, एक सरफेस पे एक डॉट होती है, दूसरे पे 2 डॉट होती है, तीसरे पे 3, ऐसे इसको फेंकते हैं। तो हर एक के, जैसे कि 1 आने के चांसेस भी 1/6, 2 आने के चांसेस भी 1/6, 3 के भी, 4 के भी, 5 के भी और 6 के भी, तो सभी के आने के चांसेस इक्वल हैं, ठीक है। इस टाइप के इवेंट को इक्वली लाइकली इवेंट कहते हैं। और ये जो हमने पढ़ा था ना बच्चों क्लास 10th में क्लासिकल अप्रोच, ये इसी पर बेस्ड थी। अब मान लीजिए एक रेस है, उसमें 7 घोड़े दौड़ रहे हैं, एक घोड़ा एकदम मरियल है और एक घोड़ा बहुत तंदुरुस्त है, तो सबके चांसेस सेम तो नहीं हुए, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए इस टॉपिक को और आगे बढ़ाने के लिए की ज़रूरत पड़ी, ठीक है ना। तो ये लॉजिकली करेक्ट नहीं थे, तार्किक दृष्टि से परिभाषा इनकी सही नहीं थी, तो उन्होंने नई थ्योरी आई। और वो नई थ्योरी किसने की, मैं बताती हूँ आपको। 1933, देखो बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ नहीं है। 1933 में अगर किसी का जन्म हुआ है तो हो सकता है वो आज वो व्यक्ति जीवित भी हो। एक रशियन मैथमेटिशियन थे, रशियन मैथमेटिशियन। देखो अपने इंडिया में हर चीज़ की बहुत तरक्की हुई और इन लोगों से बहुत पहले हम लोगों ने कर ली, बट हम लोगों को पब्लिसिटी करनी नहीं आई, है ना। इस यहाँ पर हम मात खा गए। अदरवाइज आप अपना वैदिक गणित उठाकर देखो, ये सब आपको वहाँ मिलेगा। एक रशियन मैथमेटिशियन थे A.N. काल्मोगोरोव। अब इनकी प्रोनाउंसिएशन होता है वो भैया अलग होता है, हम तो स्पेलिंग देखकर बोल रहे हैं काल्मोगोरोव, पता नहीं क्या वो इसको प्रोनाउंस करते हैं, डोंट नो। तो ये जो इन्होंने डेफिनेशन डेवलप करी वो एक्सियोमेटिक थी बच्चों, एक्सियोमेटिक। आपने यूक्लिड ज्योमेट्री में एक्सियोम पढ़े हैं, है ना। एक्सियोम को हिंदी में कहते हैं अभिग्रहित। इनकी जो थ्योरी थी ना वो एक्सियोमेटिक थी, ठीक है। और इनकी जो बुक इन्होंने लिखी थी उसका नाम था फाउंडेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये सब मैं क्यों बता रही हूँ आपको, सवाल क्यों नहीं करा रही हूँ, इसलिए बच्चों कि ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। हाँ, आप लोग खुद तो पढ़ेंगे नहीं,
तो थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताना ज़रूरी लगा। तो अब जो हम जब ये प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे ना, वो प्रायिकता का अभिगृतीय दृष्टिकोण कहलाएगा, यानी कि एक्सियोमेटिक अप्रोच, एक्सियोमेटिक अप्रोच। ठीक। हिंदी में भी लिख दूं प्रायिकता का, ये आपको मालूम होना चाहिए। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। प्रायिकता का अभिग्रहित या अभिग्रहितीय दृष्टिकोण। ठीक, ये हुआ। अब इसके बाद जो आपको जानना है ये क्या होता है, कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल्स थोड़े से दे दूं। जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं पर इंटरव्यू देने गए, हाँ, 2 पोस्ट हैं, 3 कैंडिडेट्स हैं, 1 2 3। इनमें से 2 कैंडिडेट्स जो इनकी रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल कर रहे हैं। तीसरे वाले के पास वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है। तो हमको पहले से पता चल गया कि अगर सिलेक्शन होगा तो इन दोनों का ही होगा, इसका तो होगा नहीं। हाँ, तो कुछ चीज़ें हमको पहले से आइडिया हो जाती। जैसे कि एक बैग है, उस बैग में 8 या 9 या 10 जितनी भी बॉल्स हैं सब वाइट कलर की हैं। अब आप आंख बंद करके निकालो चाहे आंख खोल कर निकालो, निकलेगी तो वाइट ही बॉल। तो ये हमको पहले से पता चल गया ना कि वाइट ही निकलेगी। हाँ, इनके अलावा कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनके बारे में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पहले से नहीं बता सकते कि क्या होने वाला है। जैसे कि 2 पोस्ट हैं और 10 कैंडिडेट्स हैं, सबके पास इक्वल क्वालिफिकेशन है, सब कुछ एक्सपीरियंस सब कुछ सेम है, हम कैसे बता सकते हैं कि इन 2 का सिलेक्शन होगा, है ना। तो ये टाइप के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनके बारे में हम पहले से नहीं बता सकते, उनको बच्चों हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। ठीक, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, हिंदी में भी सुन लो, हिंदी में इसको कहते हैं यादृच्छिक। एक मिनट, यादृच्छिक। बच्चों मेरे पास दोनों मीडियम्स के बच्चे होते हैं ना, तो मुझे दोनों ही मीडियम में पढ़ाना पड़ता है। यादृच्छिक परीक्षण, याद रहेगा। एक इसको इंग्लिश में कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। ये क्या होते हैं जिनके बारे में हम पहले से गैस नहीं कर सकते। एक थैले में कुछ रेड बॉल्स हैं, कुछ वाइट बॉल्स हैं, कुछ ब्लू बॉल्स हैं, कुछ ग्रीन बॉल्स हैं। हाथ डालकर एक बॉल निकाली बिना देखे, आप गैस कर ही नहीं सकते कि वो कौन सी बॉल आपके हाथ में आने वाली है। ठीक है, तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये पहला शब्द है जो एक्सियोमेटिक अप्रोच में आपने सीखा, भूलना नहीं है इसको, रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी चीज़ बता रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, आपने चैप्टर 1 में सेट्स सीखा था, है ना, हिंदी में कहते हैं समुच्चय। ओके, दूसरा आपने चैप्टर 7 में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सीखा था, इसको कहते हैं हिंदी में क्रमचय और संचय, है ना। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं प्रायिकता, उसमें इन दोनों का उपयोग है, यानी कि जो सेट्स के नियम होते हैं ना, यूनियन, इंटरसेक्शन, वो भी जाकर इसमें यूज़ होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से वो शायद आगे जाकर यूज़ होंगे, अभी हाल फिलहाल फर्स्ट एक्सरसाइज में तो नहीं है। परम्यूटेशंस तो है ही, सब जगह उसमें लग जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड हमारा क्लियर हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट। दूसरा वर्ड मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, वो है आउटकम। आउटकम को आप क्या बोलोगे? परिणाम। ठीक, आपने जो है कॉइन को टॉस किया तो आपका एक आउटकम है एच, हो सकता है हेड आ जाए, एक आउटकम है टेल, हो सकता है टेल आ जाए। ठीक है, अगर आप 2 कॉइन्स को टॉस करते हो, एक बात याद रखना, एक कॉइन को 2 बार टॉस करो या 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करो, एक ही बात है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एक कॉइन को आपने अगर 2 बार टॉस किया या 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया, दोनों एक ही बात है। ठीक, तो अगर 2 कॉइन्स होते तो क्या होता, हो सकता है दोनों पर हेड आ जाता, है ना, हो सकता है एक कॉइन पहले वाले कॉइन पर हेड आ जाता, दूसरे वाले कॉइन पर टेल आ जाता, ये भी हो सकता है पहले वाले कॉइन पे टेल आ जाता, दूसरे पे हेड आ जाता, है ना। और चौथा केस होता है कि दोनों पर ही टेल आ जाता। गॉट इट। जब आपने एक कॉइन को टॉस किया, कितने आउटकम्स आए? 2।
जब आपने 2 कॉइन्स को टॉस किया तो कितने आउटकम्स आए? 4। अगर आप 3 कॉइन्स को टॉस करते तो कितने आते? मैंने आपसे क्या कहा कि सेट्स आप पढ़ चुके हो, है ना, और रिलेशंस, फंक्शंस, ये सब भी पढ़ चुके हो, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन भी पढ़ चुके हो, तो ये आपने सेट्स में पढ़ा है। ठीक है, याद कर लो क्या था। तो 3 कॉइन्स होते हैं तो कितना होता है? 1 कॉइन होता है तो 2 टू दी पावर 0 नहीं 1, ठीक है, तो कितना हुआ? 2। जब 2 टू दी पावर 2 होता है तो कितना आता है? 2 टू दी पावर 2 से 4, देखो 4 आ गया, है ना। 2 की पावर 3 से कितना आएगा? 8 आएगा ना। तो अब आप करके देख लो, अभी मैं इसको ज़रूरत पड़ेगी ना तब मैं आपको इसको करके दिखाऊंगी। अभी तो मैंने आपको ये बताया कि कितने अपन निकाल लिए, कॉमा लगा लगा कर लिख लिए, हो सकता है एक आध छूट जाए, है ना। तो हमको मालूम तो होना चाहिए ना कि आखिर कितने आएंगे, हम काउंट करके वापस चेक करेंगे अगर नहीं आ रहे हैं तो, ठीक है ना। तो ये जो है आउटकम्स कहलाते हैं, जो हमको जितने भी आउटकम्स, अगर हमको कोई काम है उसमें, जैसे आप डाइस फेंकते हो, ठीक है ना, तो डाइस में कितने आउटकम्स होते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो कितने आउटकम्स हो गए? 6। तो ये चीज़ें जो हमको मिलती है ना एक्सपेरिमेंट करने से, वो आउटकम्स कहलाती हैं, ठीक है। प्राप्त चीज़ें हैं, परिणाम चीज़ें हैं, ठीक है। अब तीसरा वर्ड बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को हिंदी में कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि समुच्चय, ठीक। सैंपल स्पेस ये क्या होता है? जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको अगर मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दूं, यानी कि सेट समुच्चय बनाकर लिख दूं, तो उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। इसमें एक भी आउटकम बचना नहीं चाहिए, यानी कि सारे के सारे इसमें आ जाने चाहिए, ठीक। उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। गॉट इट। अब जैसे कि 2 कॉइन्स आपने टॉस किए तो HH, HT, TH, TT सबको एक साथ लिख दिया ना, तो ये आपका सैंपल स्पेस बन गया। कई जगह बच्चों इसको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखा जाता है, यानी क्रमित युग्म, H, फिर H, T, T, H और T, तो ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है। ओके, तो ये सैंपल स्पेस होता है, कोई भी आउटकम बचना नहीं चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए आप किसी कॉलोनी में गए और आपने सैंपल स्पेस बना रहे हैं कि 2-2 बच्चे हैं किसी के घर में, तो कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं, ठीक है। तो हो सकता है किसी के घर में, मैं गर्ल्स के लिए बनाती हूँ, कितनी गर्ल्स हैं, ठीक है। हो सकता है किसी के घर में एक भी लड़की ना हो, 2 बच्चे हैं लेकिन लड़की एक भी नहीं है, दोनों लड़के हैं। हो सकता है एक लड़की हो, एक लड़का एक लड़की हो सकता है दोनों लड़कियां हो। तो ये 3 आउटकम्स हो सकते हैं केवल, है ना। बॉय गर्ल का करें, अभी आएंगे सारे कॉम्बिनेशंस आएंगे, तो मैं सब कुछ यहीं पर नहीं, अभी तो मैं वर्ड्स आपको क्लियर कर रही हूँ। तो पहला वर्ड था रैंडम एक्सपेरिमेंट, दूसरा था आउटकम, तीसरा बन गया सैंपल स्पेस, ठीक। इसके बाद चौथा वर्ड आता है सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट या फिर इसको इवेंट भी कहते हैं। इवेंट और सैंपल पॉइंट एक ही बात है, ठीक है। तो ये जो सैंपल स्पेस होता है ना, ये जो पूरा सेट है, इसमें जो एलिमेंट्स आए, अपन सेट में तो उसको एलिमेंट कहते थे ना, अवयव, यहाँ पर एलिमेंट को कह देते हैं सैंपल पॉइंट या फिर इवेंट। इवेंट अपना फेवरेबल भी, इवेंट थोड़ा सा इससे हल्का सा अलग हो जाता है, लेकिन होता तो इन्हीं में से ही है ना। कोई घटना, इसी जैसे मैंने कहा कि हेड होने, कम से कम एक हेड होने के इवेंट बताइए, तो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, आए तो इसी में से, है ना। लेकिन प्रत्येक एक जो अलग अलग है, इसको हम कहते हैं सैंपल पॉइंट, और हिंदी में कह देते हैं प्रतिदर्श बिंदु, ठीक है। बिंदु कह देते हैं, पॉइंट है ना, प्रतिदर्श बिंदु, इसको हिंदी में कह देते हैं प्रतिदर्श बिंदु,
ठीक। और इवेंट को हिंदी में कहते हैं घटनाएं। तो घटनाएं भी यही हैं और सैंपल पॉइंट्स भी यही हैं। हम वहाँ पर इनको सेट्स में अवयव कह देते थे, ठीक है। तो बस इतना हमने आपको बता दिया। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि व्हाट इज आउटकम, तो आप मुझे क्या बोलोगे? अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इट्स आउटकम, ठीक है। किसी भी यादृच्छिक परीक्षण का जो परिणाम होता है उसे हम आउटकम कहते हैं, ठीक। चलिए अब हम एक्सरसाइज 16.1 स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आपसे सिर्फ और सिर्फ सैंपल स्पेस बनाने को कहा गया है और कुछ भी नहीं। ये देखिए, in each of the following exercises 1 to 7 describe the sample space for the indicated experiment। निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 7 में प्रत्येक में निर्दिष्ट परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो, इसके जरिए आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो मैंने अभी छुपा के रखा है सब सामने आ जाएगा। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। आपको पता है कि 2 to the power 3 यानी कि 8 आउटकम्स आपको मिलेंगे, ठीक। अब करके देखते हैं। चलिए, सबसे पहले मैंने पहले कॉइन का आउटकम फिक्स कर लिया H। मैंने ये मान लिया कि पहले वाले पे H आएगा, ठीक है। अब बाकी के 2 बचे, उनको चेंज करते हैं। हो सकता है उन दोनों पर H आ जाए। फिर मैंने पहले वाले का H लिख लिया। अब हो सकता है कि पहले पर H आ जाए लेकिन दूसरे पर टेल आ जाए, तो H H T हो गया, ठीक। अब मैंने पहले को तो H फिक्स कर रखा है। हो सकता है पहले पर T आ जाए और फिर H आ जाए, तो H T H। हो सकता है कि जो पीछे के 2 हैं दोनों पर ही T आ जाए, तो 1 2 3 4 4 हो गए। अब यही 4 रिपीट होंगे। फर्स्ट वाले का रिजल्ट मैं टेल कर रही हूँ, बाकी ये चारों वही रहेंगे। तो T H H, ठीक है। फिर होगा T H T, फिर होगा T T H और लास्ट में होगा T T T। निकालने का तरीका आया समझ में? फर्स्ट वाले कॉइन का H फिक्स कर लिया, पीछे के 2 को मैंने लिखा, वो तो मुझे पता है H H H T T H T T, है ना। उसके बाद फर्स्ट वाले का T फिक्स कर दिया, फिर से यही 4 आ गए H H H T T H एंड T T, ठीक है। So here completes question number 1. Come to the question number 2. A die is thrown 2 times. एक पासा 2 बार फेंका गया। चलिए, इसके तो मुझे अपना पेज चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा होगा। क्वेश्चन नंबर 2। सैम्पल स्पेस है ना, तो S तो लिख ही लेना। पता नहीं मैंने यहाँ लिखा या नहीं लिखा, यहाँ लिखना चाहिए S इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने लिख दिया। चलिए, अब एक डाई है और उसको 2 बार फेंका गया। अब आप मुझे बताओ, एक डाई में कितने आउटकम्स होते हैं? 6 होते हैं। दूसरे में भी 6 होते हैं, तो टोटल कितने एलिमेंट्स मिलेंगे मुझे? 36। गॉट इट। चलिए, फर्स्ट थोड़ा सा मुझे नीचे लेना था, मैंने ऊपर ले लिया, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट डाई पर 1 आया, ओके। सेकंड को चेंज करते जाओ, सेकंड पे भी 1 आया। फर्स्ट पे 1 ही है लेकिन सेकंड पे 2 आ गया। फर्स्ट पे 1 ही है लेकिन सेकंड पर 3 आ गया। देन 4 आ गया, देन 5 आ गया, देन 6 आ गया। हो गया यहाँ तक, है ना। इसको छोड़ो। अब फर्स्ट को फिक्स कर दो 2 पर। पहले वाले पर 2 आया, सेकंड पे 1 आ सकता है, सेकंड पे 2 आ सकता है, 3 4। कुछ याद आया? हमने ये सब कर रखा है ना। यहाँ पर आ जाओ, 3 1 3 2 3 3। 10th क्लास में किया था, तो इट्स नॉट न्यू फॉर यू, बट हाँ, एक दिमाग में ताज़ा करने के लिए ज़रूरी है क्योंकि आगे काफ़ी कुछ नया है। एक चीज़ और है बच्चों, जहाँ 11th की प्रोबेबिलिटी ख़त्म होगी वहाँ से ही 12th की स्टार्ट होगी, ठीक है। वहाँ पर कोई रिवीजन आपको नहीं कराया जाएगा जैसे कि यहाँ पे कराया जा रहा है। तो आप इसको बहुत अच्छे से सीखना क्योंकि प्रोबेबिलिटी से इजी तो कुछ होता ही नहीं है। बातों बातों में मैंने इसको कंप्लीट तो कर दिया, थोड़ा सा ऐसे 6 5 और लास्ट में 6 6। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6
और 1 2 3 4 5 6, तो 6/6 का स्क्वायर बन गया, यानी कि 36 एलिमेंट्स इसमें हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर। अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, एक सिक्का ओ गॉड 4 बार उछाला गया है, तो कितना आएगा बताइए, कितने आउटकम्स आएंगे? 2 to the power 4 यानी कि 16। तो आप इसे खुद भी कर सकते हैं और यहाँ से देख भी सकते हैं। ये देखिए, इसको कैसे निकाला मैंने, आप इस चीज़ को सीख लो। मैंने शुरू के 2 को पहले एच पे फिक्स कर दिया, ठीक, इसको एच टी टी ऐसे किया। इसके बाद मैंने फर्स्ट 2 को कर दिया टी पर फिक्स, अब एच टी टी चलेगा। फिर मैंने फर्स्ट वाले को एच पे फिक्स कर दिया, तो एच टी। इसके बाद मैंने फर्स्ट वाले को टी पर फिक्स कर दिया, एच टी। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हो, कहीं भी कोई भी आपका आउटकम छूटा नहीं होगा, गारंटीड है। ठीक है, तो 4 into 4 यहाँ पर 16 एलिमेंट्स आ गए, 1 2 3 4 1 2 3 4, कोई भी रिपीट नहीं है, कुछ भी छूटा नहीं है। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन। अच्छा, एक सिक्का उछाला गया है और एक पासा फेंका गया है। इस चीज़ में एक चीज़ ध्यान रखना, जो पहले आया है ना वो पहले ही आएगा। आप ये सोचो कि उल्टा करके लिख दे, नहीं, वो चांस अगर है उल्टा करने का तो आप लिख नहीं सकते हो। इन्होंने क्या कहा, पहले एक सिक्का उछालो और फिर एक पासा फेंको। ठीक, तो मैं इसको थोड़ा सा पहले ट्री डायग्राम से बताती हूँ। ट्री डायग्राम मैंने आपको बताया नहीं है क्योंकि खास ज़रूरी नहीं है, हर क्वेश्चन पे वो चलता नहीं है। यहाँ पर मेरे को लग रहा है मुझे बताना चाहिए, मैं बता रही हूँ। आप एक कॉइन टॉस करते हो, ठीक है, कॉइन को टॉस करने के बाद 2 ऑप्शंस आते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब उनका कहना है कि कॉइन को टॉस करो और फिर पासे को फेंको, डाई को फेंको। अब आपने डाई को फेंका, अगर एच आया है तो डाई के हो गए 6 केसेस। ठीक है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। टेल आने के बाद भी हो गए 6 केसेस, ऐसे 1 2 3 4 5 6। अभी मैं ढंग से अगले पेज पर लिखूंगी, यहाँ पर आप मुझे बताओ क्या क्या केसेस बने। देखो, एक बना H1, ऐसे लगा लो चाहे डायरेक्ट लिख लो, है ना। दूसरा क्या बन गया, H2, तीसरा बन गया H3, फिर बन गया H4, फिर बन गया H5 और फिर बन गया H6। और क्या बने, T1, ठीक है, देन T2, देन T3, T4। आया समझ में? तो ये बात है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ ट्री डायग्राम से। ट्री डायग्राम से बच्चों मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं, है ना। तो आप पहले कॉइन लिखो, कॉइन के 2 ऑप्शंस आएंगे, हेड और टेल। हेड आने पर भी आप डाइस फेंकोगे, टेल आने पर भी आप डाइस फेंकोगे, तब हो सकता है कि इन 6 में से कुछ भी आ जाए, यहाँ भी इन 6 में से कुछ भी आ जाए। तो इसका सैंपल स्पेस यूँ तो आप बना ही लोगे, फिर भी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ H1 H2 that's all। ठीक है, now come to the question number 5। Here is the question, a coin is tossed and then a die is rolled only in case a head is shown on the coin। ठीक है, एक सिक्का उछाला जाता है, उछाला गया है, और केवल उस दशा में जब सिक्के पर चित्त प्रकट होता है एक पासा फेंका जाएगा। यानी कि टेल आया ना तो बस बात खत्म, लेकिन अगर हेड आया तो फिर आपको पासा फेंकना है। तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, टेल के केसेस खत्म हो गए, है ना। देखो बच्चों, अगर टेल आया तो आपको पासा नहीं फेंकना, बस टेल ही रहेगा। हेड आया ना तो H1 H2 H3 H4 H5 H6 ये केसेस बनेंगे। यहाँ पर अगर मैं ट्री डायग्राम बनाऊँ तो कॉइन है, कॉइन से आया हेड और टेल। हेड आया तो 6 बातें होंगी,
1 2 3 4 5 6 टेल आया तो खेल खत्म। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। 2 boys and 2 girls are in room X and 1 boy and 3 girls are in room Y. Specify the sample space for the experiment in which a room is selected and then a person. X कमरे में 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं तथा Y कमरे में 1 लड़का और 3 लड़कियां हैं। उस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए जिसमें पहले एक कमरा चुना जाता है फिर एक बच्चा चुना जाता है। बच्चों कई बार होता है ना, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, है ना, तो एक रूम एक स्कूल को अलॉट कर दिया, दूसरा रूम दूसरे स्कूल को अलॉट कर दिया, जैसे कि डिबेट कॉम्पिटिशन है या कुछ है, तो कॉल करेंगे, वो कॉल करेंगे। हाँ, तो पहले आप रूम देखो, मैं यहाँ पे एक रूम बना ही देती हूँ रफ, ये रहा मेरा रूम एक्स, ठीक, और ये रहा मेरा रूम वाई, 2 रूम मैंने बना दिए। फर्स्ट वाले रूम में 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, तो 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, ठीक। इसके बाद दूसरे रूम में 3 गर्ल्स हैं और 1 बॉय है, शायद, है ना, 3 गर्ल्स एंड 1 बॉय, तो 1 बॉय है बच्चों और 3 गर्ल्स हैं। गॉट इट। अब मुझे इनके नाम लिखने पड़ेंगे। कैसे पता चलेगा कौन सा बॉय है? तो बॉय 1, बॉय 2, गर्ल 1, गर्ल 2, ठीक। अब यहाँ पर मुझे 1 2 हो गए हैं तो नया नाम 3 रखना पड़ेगा, या फिर मैं इसको स्मॉल भी बना दूँ या कुछ और तरीके से करूँ, तो 1 2 3 ही ठीक है। यहाँ 2 गर्ल्स हो चुकी हैं तो 3 4 एंड 5, ठीक है। ट्री डायग्राम बनाए पहले इसका। देखिए, आपको एक रूम चुनना है तो एक x चुन लिया, एक y चुन लिया, ठीक। x के साथ 4 है, b1 b2 g1 g2, y के साथ भी 4 है, b3 g1 g3 g4 एंड g5, ठीक है। तो आपका समष्टि समुच्चय क्या बना, यानी कि सैंपल स्पेस क्या बना? x b1, ठीक, ब्रैकेट लगाओ, कॉमा लगाओ, नहीं लगाओ चलेगा, ओके। दूसरा होगा x b2 देन x g1। पहले आपने रूम x चुना और एक बच्चा चुना, तो हो सकता है आप b1 को चुन लें, हो सकता है आप b2 को चुन लें, हो सकता है आप g1 को चुन लें और हो सकता है आप g2 को चुन लें। इसके बाद आपने चुना रूम y, हो सकता है आप b2 ले लें, हो सकता है आप g3 ले लें, हो सकता है आप g4 ले लें और हो सकता है आप g5 ले लें। तो ये आपका सैंपल स्पेस पूर्ण होता है। कुछ है इसमें? हाँ, शुरुआत तो ऐसी अच्छी लगती है ना, जो अपने को इजीली हम उसको समझ पाए, हमें अच्छा लगता है ऐसे सवाल करना। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। 1 die of red color, 1 of white color and 1 of blue color are placed in a bag. 1 die is selected at random and rolled. Its color and the number on its uppermost face is noted. Describe the sample space. मरवाया है तो बहुत लंबा जाएगा। एक पासा लाल रंग का, एक सफ़ेद रंग का और एक अन्य पासा नीले रंग का थैले में रखे हैं। एक पासा यादृच्छा चुना गया और उसे फेंका गया है। पासे का रंग और उसके ऊपर के फलक पर, जस्ट अ मिनट, प्राप्त संख्या को लिखा गया है। प्रतिदर्श समष्टि का वर्णन कीजिए। कलर्स कौन कौन से हैं? रेड, वाइट एंड ब्लू। तो मैंने पहले ट्री डायग्राम बनाया, रेड, वाइट एंड ब्लू। इसके बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दैट्स ऑल, है ना। तो अब चलिए इसका मैं सैंपल स्पेस यहाँ पर फटाफट बना लूँ। सैंपल स्पेस क्या होगा? पहले मैंने चुना रेड, रेड के साथ हो सकता है 1 आ जाए, लगा ही 2 ब्रैकेट। रेड के साथ 2 आ जाए, दिख रहा है आपको? हाँ, और रेड के साथ 3 आ सकता है, रेड के साथ 4 आ सकता है। दैट्स ऑल। उम्मीद है बच्चों
आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा क्योंकि काफ़ी आसान था, है ना। अगर इस टॉपिक को मैं 8th क्लास के बच्चे को बताऊँ ना तो वो भी सीख लेगा, कुछ था नहीं इसमें। हाँ, लेकिन शुरुआत यहाँ से हो चुकी है और अभी आपको काफ़ी सोपान चढ़ने हैं। गॉड ब्लेस यू बच्चों, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।